अब देखिए, सबसे पहली चीज अब जब शुरू होती है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि सबसे पहले मुहूर्त देख लेना चाहिए। तो मुहूर्त देखने के लिए हमें पंचांग देखना पड़ता है, और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। उसके अलावा हमें भाव कुंडली, भाव की स्थिति देखनी होती है, लग्न की, और नवांशा की स्थिति देखनी होती है। फिर हमें यह भी देखना होता है कि हमारा जो चंद्रमा है वो किस स्थान पर बैठा हुआ है जन्म कुंडली के। जब इतनी सारी चीजें देखते हैं तब हमें कंफर्म होता है कि हमने जो मुहूर्त देखा है वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। अगर मुहूर्त की सारी चीजें आपको फेवर कर रही हैं, आपके काम को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मुहूर्त आपको फेवर नहीं कर रहा है, आपके कामों में परेशानियां या समस्याएं उत्पन्न करेगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि ये केवल आपके फाइनेंस के लिए काम नहीं करता, मुहूर्त आपकी हर चीज के लिए देखा जाना चाहिए। तो अब क्योंकि हम किसी व्यक्ति को गाइडेंस देने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम सवाल पूछे गए व्यक्ति का पहले मुहूर्त देखें कि उसने किस मुहूर्त में आपसे सवाल किया। यदि आप उस मुहूर्त को जांचते हैं और मुहूर्त फेवरेबल है, तब तो आप आगे की फाइनेंशियल स्टडीज करिए। अगर मुहूर्त ये बता रहा है कि अभी टाइम नहीं है, आगे प्रयास मत कीजिएगा। ऐसा देखा गया है कि मुहूर्त के अलावा अगर फाइनेंशियल स्थिति का अनुमान लगाया जाए तो उसमें प्रिडिक्शन में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुहूर्त में यदि आप मुहूर्त की जांच करने के बाद फाइनेंशियल स्टडीज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी आप और कामों में भी इस मुहूर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये जो मुहूर्त चार्ट मैंने बनाया है ये फाइनेंशियल स्टडीज के हिसाब से बना हुआ है, तो ये आपका पूरी तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिथि की। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो तिथियों की संख्या है वो 16 है, जिसमें 1 से लेके 14 कृष्ण पक्ष में आती हैं और 1 से लेके 14 तक शुक्ल पक्ष में आती हैं। तो ये टोटल 28 तिथियां हुई। 29वीं तिथि पूर्णिमा और 30वीं तिथि अमावस्या। इस तरीके से ये टोटल 30 तिथियां बनती हैं जो चंद्रमा की प्लेसमेंट पर निर्भर करती हैं। इसलिए जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी हो जाता है मुहूर्त निकालने के लिए। तो यहां आप देखेंगे सामने बना हुआ है चार्ट। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, 14 तिथियां दोनों में है। 15वीं तिथि शुक्ल पक्ष की है और 30वीं तिथि कृष्ण पक्ष की है। इन तिथियों के अपने देवता भी होते हैं। फिलहाल हमारे लिए देवता अभी जरूरी नहीं है, हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करने जा रहे हैं, तो ये उपाय में काम आते हैं, तो हम इस बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी मुहूर्त में 4, 6, 8, 9, 12, 14 या अमावस की तिथि हो, तो इन तिथियों पर कोई भी अच्छा काम, शुभ काम नहीं करना चाहिए। यदि एक इस बार तरह का शुभ रिपीट कर काम दीजिए होता सर। है, तो ये नुकसान करेगा। हाँ जी। एक बार रिपीट कर दीजिए सर मुझे ये बात। एक तो आप जो बता रहे हैं वो 15 यहाँ दे रखी है, वो कहाँ दे रखी है? मुझे तो नहीं दिख रही। देखिए यहाँ पे चार्ट अच्छा आपको चार्ट नहीं दिख रहा, रुकिए एक मिनट, ये बंद करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये चार्ट है। इस चार्ट में 1 से लेके 14 तारीख तक, इसी तरीके से 16 से लेके 29 तारीख तक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बांट दिया गया है। 15वीं तारीख शुक्ल पक्ष की है और 30वीं तारीख कृष्ण पक्ष की है। जी सर, अब ठीक है। हाँ। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष में आते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष में आते हैं। इसी को हम विनिंग मून और वैक्सिंग मून बोलते हैं।
ठीक है। जब भी हम मुहूर्त देखें तो 4, 6, 8, 9, 12, 14 और अमावस तिथि हमें अवॉइड करनी है। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, या इस मुहूर्त में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना। मतलब ये एक तरह का मुहूर्त है आपका तिथि का। अगर ये 4, तारीख पड़ जाए 6, 8, 9, 12, 14 12 और 14। और अमावस की तिथि, ठीक है। ठीक है। और इसमें भी अगर शुक्ल पक्ष भी हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, तिथि सर कंप्लीट आपकी करी जाए। आवाज ब्रेक हो गई सर बीच में ना। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तिथि का। तिथि जो है टोटल 30 होती है, जिसमें 15 शुक्ल जी पक्ष में, 15 कृष्ण पक्ष में होती है। जी। हाँ आपकी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, यदि 4 तारीख है, 6 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, 12 है, 14 है, या फिर अमावस्या है, इन तारीखों पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जी सर, क्लियर। क्लियर। जी सर। तिथि के बाद आते हैं वार पे। सर सोमवार का दिन। एक मिनट सर। सर ये जो 4, 6, 8 जो है ये इंग्लिश कैलेंडर वाली नहीं है, ये तो हिंदी वाली हो गई, जो मतलब एकम द्विम जो 14 ये वाली हो गई ना सर। अच्छा, ये हो गई, ये यहाँ पे नाम दिए हुए हैं इनके। ओके ओके, चतुर्थी पंचमी जैसे हम कहते हैं, ठीक है सर। ये वही तारीख है, क्योंकि मैंने बोला ना ये मून के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है। ओके सर, ओके। उसके बाद वार आते हैं। सोमवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। ये जो दिन होते हैं हमारे फेवर में होते हैं, सौम्य कर्म करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप फेवरेबल कर्म करने हैं, ऑस्पिशियस कर्म कर रहे हैं, तो ये अच्छे दिन गिने जाएंगे। ठीक है। और यदि आपको क्रूर कर्म करने हैं, नेगेटिव इंपैक्ट लेना है डेज का, तो संडे, इतवार, मंगलवार, शनिवार का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। सर वो मतलब नेगेटिव कर्म, फॉर एग्जाम्पल। देखिए, सपोज कीजिए किसी आपके क्लाइंट के यहाँ पे कोई वो रुक गया है, किराएदार फंस गया है, वो निकल नहीं रहा। अब अगर आप कोई उपाय करते हैं तो सोमवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन करेंगे तो सौम्य उपाय होगा, ऐसे में वो निकलेगा नहीं। तो वहां पे हमें क्रूर उपाय करने हैं, तो हम संडे को, ट्यूसडे को या सैटरडे को करेंगे तो वो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, उसको प्रताड़ना ज्यादा देंगे। ठीक है। ओके। तो ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी हम सिर्फ इसी के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से नक्षत्र हैं, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और उसमें यदि अभिजीत नक्षत्र जोड़ दिया जाए तो 28 नक्षत्र बन जाते हैं। ये नक्षत्र का चार्ट बना हुआ है, 1 से लेकर 9 तक चार्ट है, और उसको 3 हिस्से में बांटा हुआ है, और यहाँ पे इनके ग्रह लिखे हुए हैं। तो ये ग्रहों का संबंध हमारे उपायों में होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो नक्षत्र हैं जैसे भरणी, कृतिका, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपदा, इनमें आपने कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। क्लियर। हाँ जी, क्लियर है। जी सर, जी सर। इस सर समय याद। किया हुआ शुभ कार्य खराब हो जाएगा। इसके बाद ये मैंने आपको मुहूर्त का चार्ट भेज दिया था, जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है दोबारा भेज दूंगा। इसी प्रकार योग होते हैं जो संख्या में 27 होते हैं। यहाँ पे आपके योग लिखे हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल था तो उसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं कि ये क्या क्या, इनका मतलब क्या होता है इन योग्स का, आप पढ़ सकते हैं, इसमें तो ये डाल दिया था। यहाँ पे योगों की गिनती लिखी है कि पहला, 10वां और 19वां योग जो है वो विषकुंभ कहलाता है, गढ़ और फागुनी है, शनिवार इसका दिन है, या शनि इसके देवता है। इस तरीके से यहाँ पे ग्रहों की स्थिति लिखी हुई है। तो इसमें आपने अतिगंड, व्यातिपात, विधृति, व्याघात, शूल, परिघ, गंड और वज्र, इन योगों पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। और अंत में आता है करना, करना,
ये दिन के आधे भाग को बोलते हैं। यानी अगर 15 तिथि हैं तो सर फिर आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। अच्छा, ये है करना। करना दिन के आधे भाग को बोलते हैं। इन करना में शकुनी में, विष्टि में, चतुष्पाद में, नाग में, किस्तुग्न में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के जो पंचांग के हिस्से थे, ये हमने लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए। अब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले पंचांग खोल के देखना है। तो पंचांग मैंने बताया आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और अपने पास सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। आप उसे खोल के देखेंगे, ये आपके आगे पंचांग खुल गया। यहां पे ये लिखा है सूर्योदय कितने बजे हुआ, 6:03 पर। सूर्यास्त कितने बजे होगा, 6:43 पर। तिथि क्या है, तृतीया। अब मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैंने कहा जी मेरे को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करानी है, तो आपने अब इनकी जांच करनी है। तिथि क्या है, तृतीया। तो आप यहाँ पे मिलान करेंगे। आप अपना अपना वो ले लीजिए, क्योंकि बार बार बंद करना खोलना मुश्किल होगा। इसमें देखिए, क्या तृतीय तिथि अलाउड है काम करने के लिए? जी अलाउड। जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें काम कर सकते हैं। तिथि शुभ हो गई। उसके बाद वार है, आज आज क्या वार है, इतवार है। क्या आज वार अलाउड करता है हमें काम करने के लिए? नहीं। आज वार अच्छा नहीं है। क्लियर? इसके बाद नक्षत्र पे आते हैं। नक्षत्र देखिए कौन सा है, विशाखा। तो विशाखा नक्षत्र अवॉइड करने के लिए बोला गया है। हाँ बिल्कुल, हमें अवॉइड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद योग देखिए, सिद्धा है। क्या योग हमें अलाउ कर रहा है? सिद्ध योग में काम बन जाते हैं, तो हमें अलाउ करता है ये। हाँ। इसके बाद फाइनल हम देखेंगे करना। क्या करना हमें काम करने के लिए अलाउ कर रहा है? करना है नहीं। भाव। नहीं हाँ जी, नहीं। नहीं नहीं अलाउ करता है करना। भाव करना कहाँ है इसमें, शकुनी, विष्टि, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न। भाव करना अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें, सर हाँ बोलिए। करना भाव, अच्छा सॉरी। आपके उसमें नहीं लिखा हुआ भाव करना। हाँ करेक्ट करेक्ट सर करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसमें काम कर सकते हैं। तो दो चीजें मैच नहीं करी, एक आज का दिन अच्छा नहीं है, और दूसरा दूसरा क्या था, योग अच्छा नहीं है, नक्षत्र। योग। हाँ, योग नक्षत्र, और नक्षत्र। जी वार अच्छा नहीं है और नक्षत्र अच्छा नहीं है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 चीजें हमारे फेवर में है और 2 चीजें हमारे फेवर में नहीं है। तो कार्य में हमें कठिनाई आएगी या नहीं आएगी? सो है, थोड़ी सी मुश्किल हो। आएगी। लगभग 60% काम हो जाएगा, 40% में परेशानी आएगी, ऐसा कहा जा सकता है। जी। जी सर। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? जी जी। कोई परेशानी किसी को? ऊपर से जा रहा है, कहाँ पहुंचे अभी? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में? किसी को दिक्कत है मुहूर्त में? हाँ जी सर, मेरा ना नेटवर्क चला गया था, प्लीज थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, तिथि तृतीया है। जो पूछता है वो साथ साथ जवाब भी दिया करें, ताकि मेरे को पता रहे कि उनको समझ आ रहा है। हाँ जी बोलिए। मैं म्यूट कर दिया था सुनने के लिए। तिथि तृतीया है। क्या हाँ तिथि जी। अलाउ करती है काम करने के लिए या नहीं करती? वहां पे हमने हटा रखी है या लगा रखी है तिथि? हमने कौन कौन सी तिथियां अवॉइड करनी है, बताइए। एसएसजी, आप बोलेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा ये चीज। नहीं सर, समझ ही नहीं आ रहा, सच्ची वाली बात है। अच्छा, मैंने आपको मुहूर्त का चार्ट भेजा था। जा रहा था ना नेटवर्क, इसलिए समझ पाई। मुहूर्त का प्रिंट आउट निकाल रखा है। हाँ जी। देखिए यहाँ पे लिखा है तिथि। तिथि में लिखा है अवॉइड 4, 6, 8, 9, 12, 14 एंड अमावस तिथि लिखा है। हाँ जी।
अब यहाँ देखिए, जब आपने पंचांग खोला आज का, तो तिथि कौन सी है? तृतीया। हाँ जी। ये कितने बजे तक है? 9:35 तक। हाँ इसके जी। बाद तिथि बदल सकती है ना? हाँ जी। तो तृतीया के बाद कौन सी तिथि आएगी? चौथी। चौथी। इसमें चौथी अवॉइड करने के लिए बोला है या नहीं बोला? हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि तिथि हमारे फेवर में नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये 9:30 अप टू 9:35 AM है। जी। अगर ये पूरे दिन की होती हाँ जी। या 2:30 3 बजे तक की होती, तो 2:30 3 बजे तक ही आपको मुहूर्त होता तिथि का। अब ये मुहूर्त चेंज हो गया है। मतलब चौथा मुहूर्त 9 बजे 9:30 के बाद चौथी तिथि पड़ गई है। तिथि पड़ जाएगी, तो ये तिथि हमारे फेवर में नहीं है। अच्छा। हम्म। अगला है नक्षत्र। नक्षत्र कौन सा है? विषकुंभ, विशाखा, सॉरी। हाँ ये जी। 2 बजे तक का नक्षत्र है। हाँ जी। तो विशाखा के बाद अगला नक्षत्र कौन सा आएगा? देखिए, आपके पास फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 16वें नंबर पे विशाखा लिखा हुआ है। दो देखिए, खुल 16th नंबर पे विशाखा लिखा हुआ है। हाँ जी। उसके बाद ठीक है, इसका मतलब ये हुआ विशाखा हमारे लिए मतलब का नहीं है 2 बजे तक, लेकिन 2 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा, हाँ जी। तो ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया। हम्म। तिथि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, नक्षत्र हमारे फेवर में है। क्लियर? हाँ जी। अब चलते हैं योग पे। योग है सिद्धा, जो रात को 10 बजे तक चलेगा। काम तो हमें दिन में ही करना है, तो ये हमारे फेवर में है। हम्म। उसके बाद आइए करना पे। करना है वृष्टि, ये भी सुबह 9:35 बजे तक लगा हुआ है। तो 9:35 के बाद, वृष्टि के बाद कौन सा करना लगेगा? जी बताइए, आपके पास वो होगा। सर वो खोल नहीं पा रही दोनों इकट्ठे मैं एक एक करके ही खोल पा रही हूँ। अच्छा, इकट्ठी नहीं खुल रही। सर आप ही बता दीजिए, मैं लिखती जा रही हूँ। दो इकट्ठे नहीं, ये फिर हाइड आउट हो जाएगा। ये आपका 18 नंबर पे लिखा हुआ है परियान करके, ये विष्टि होता है। अच्छा। परयान। हाँ, ठीक है। इस समय आपका जो मुहूर्त था ये अच्छा था, क्योंकि विष्टि मुहूर्त इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसके बाद जो अगला वो लगेगा परिक का। 9:35 के बाद परिक लगेगा। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि करना भी फेवर में नहीं है। तिथि फेवर में नहीं थी, नक्षत्र फेवर में नहीं था, योग फेवर में था, लेकिन करना फेवर में नहीं है। सर आप अलग पहुंच गए सर। करना दूसरा भाव है सर, भाव लगेगा 9:30 के बाद भाव है। अच्छा, भाव है, सॉरी। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। सॉरी, मैं गलत ही देख रहा था। योग रह गया इसमें। योग हमने ले लिया सिद्धा का। हाँ हाँ सर, जी। ये ठीक है, योग हमारे फेवर में था। करना जो है वो भाव है। भाव जो है वो हमारे फेवर में है, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। दो चीजें हमारे फेवर में नहीं है, दो चीजें हमारे फेवर में है। और फाइनली हम ये देखेंगे इन 5 में से कितनी चीजें पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। जो हमें सपोर्ट कर रही है वो पॉजिटिव है, जो हमें सपोर्ट नहीं कर रही वो नेगेटिव है। तो इन 5 में से कितनी चीजों ने मेल खाया? 3 ने मेल खाया, 2 ने नहीं खाया। हाँ जी। तो इसका मतलब दो। कि जो काम होगा वो 60% होने की संभावना है, 40% नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, इस तरीके से मुहूर्त देखते हैं। सर ये जैसे भाव है, सर मैडम, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, आप टाइप करके भेज दीजिए। करण करण भाव है।
अनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार टाइप करके भेज दीजिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मुहूर्त का? जी। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है। हेलो सर, जो आपने 5 योग बताए हैं, हम्म तिथि, वार, कर्ण हम्म। और नक्षत्र, सब इनमें से कौन कितने फेवरेबल हो तब हम काम कर सकते हैं? जितने ज्यादा फेवरेबल हो। अगर पांचों चीजें फेवर में है तो आपका काम 100% पूरा करेंगे ये आपके सर ऊपर। कभी कभी 2 भी आ जाएंगे। करना भाव है या समझ नहीं आए। देखिए अनीता जी, करना जो है ये आपके आ, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ना डे पैटर्न्स होते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं इनके बिहाफ पे, जी इनके बिहाफ पे आप प्रिडिक्शन करते हैं। इनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो भाव है, इसको भावा बोलते हैं। जो भाव है वो एक अच्छी का करना है। इसका चार्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और वैसे मैंने आपको भेज भी दिए हैं। ठीक है, आपने सिर्फ उसको टैली करना है जी सर। कि वो एवरेज हिस्से में तो नहीं है। जी बोलिए। जी सर। जी सर। हाँ, आपने सिर्फ टैली करना है उसको कि वो उस हिस्से में तो नहीं है। अगर उस हिस्से में है तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है। जी सर। अब आते हैं लग्न पे। लग्न में हम दो चीजें देखते हैं, भाव और नवांशा। ठीक है, यहां से मैं इसको खोलता हूं, 1 मिनट। ये आपकी जन्म कुंडली है, एस्ट्रोसिस से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये लग्न चक्र है जिसको हम D1 चार्ट या जन्म कुंडली बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है, ये व्यक्ति हमसे फाइनेंस के लिए पूछने आया तो मुहूर्त ने बताया कि 60% काम होगा, 40% नहीं होगा। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि आपके काम होने की संभावना में इतने प्रतिशत तक की कमी है, यानी आपको स्ट्रगलिंग के साथ काम करना होगा। अब ये स्ट्रगलिंग किस किस की होगी? तो 2 लोगों की होगी। एक उस व्यक्ति की जिसके लिए ये समय निकला, यदि वो काम करता है तो, और दूसरा आपके लिए, क्योंकि ये मुहूर्त उस समय आपके लिए भी काम कर रहा है। क्लियर? अब हम इसमें देखेंगे, उस व्यक्ति ने पूछा कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो क्या मेरा पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो यहां पे हम लोग राशि को लेते हैं। राशि देखिए ये लिखी हुई है, 3 नंबर की राशि लग्न में बैठी है और लग्न की हम बात कर रहे हैं। तो लग्न भाव को हमने लिया, यहाँ पे 3 नंबर की राशि बैठी है जो बुध को इंडिकेट करती है। तो हम यहाँ पे 2 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, बुध की स्थिति देखकर। बुध कहाँ बैठा हुआ है? दूसरे घर में, पैसे के घर में बैठा हुआ है, तो पैसा आएगा, ये तो कंफर्म है। सूर्य के साथ है, थोड़ी परेशानियां देगा, और शनि के साथ है, थोड़ा सा डिले करेगा, पर पैसा आएगा। एक तरीका तो ये हुआ करने का। और दूसरा तरीका ये होता है कि राशि की स्थिति के अनुसार हम चयन करते हैं कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो राशि ड्युअलिटी की है, ड्युअलिटी की राशि शो करती है कि पैसा आने की मॉडलिटीज जो हैं वो 50-50 हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता।
सब कुछ डिपेंड करेगा उसके कर्मों पे। अगर वो शेयर मार्केट में एक्टिव रहेगा तो पैसा आएगा, और यदि वो शेयर मार्केट में एक्टिव नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। ये प्रिडिक्शन बनती है। क्लियर? नहीं सर, नहीं, ये ड्यूअल वाला एक बार दोबारा समझो, ये ड्यूअल वाला। आपने लग्न भाव लिया, लग्न भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? थ्री। तीसरी राशि जेमिनी राशि होती है, मिथुन राशि। स्वामी कौन होता है? बुध। बुध किस घर में बैठा है वो देखा जाएगा। तो दूसरे घर में बैठा है, हाँ इसका मतलब ये घर एक्टिवेट कर दिया उसने। ये पैसे का घर था, ठीक है। पैसा आएगा। क्लियर? पैसे के घर में बैठा है तो ये घर एक्टिवेट हो गया तो पैसा आएगा। मतलब लगन वाला जो है लगन वो का किस घर में बैठा है? जिस घर में बैठेगा पैसे हम्म फल देगा। अगर 6 8 12 में चला जाता तो रिजल्ट नहीं हम्म आते। अच्छा। मैंने बताया था ना 6 8 12 खराब होते हैं। हाँ 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 6 8 12 में जाता तो वो खराब घर होते, तो वो उस पर रिजल्ट नहीं देता। पर ये क्योंकि पैसे के घर में बैठा है और हम्म। पैसे का लग्न स्वामी बनकर बैठा है तो ये पैसा देगा। मुझे एक कनेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि राशि का रेलेवेंस क्या है यहाँ पे, बिकॉज अभी तक हमने घर सीखा लेकिन अभी हम अचानक उसको राशि से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे वो रेलेवेंस नहीं समझ आ रहा। मैम इसके लिए थोड़ा सा बेसिक में फिर जाना होगा। राशि का मैंने बताया था ये ड्रेस कोड्स होते हैं। हाँ वो मुझे समझ आया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी आप वहां पे बोल रहे थर्ड है, जेमिनाई है, तो वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आप? मैं कनेक्ट ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। देखिए हाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। हाँ ये हाउस 3 नंबर राशि यानी जेमिनी राशि के अंडर में आता है। ओके जो नंबर यहाँ लिखा होगा ये हाउस उसके अंडर आएगा। ओके। अगर ये हाउस है, ये हाउस है, तो ये जो राशि हुई ये हाउस लॉर्ड हो गई। अब इसका स्वामी, राशि का स्वामी कहाँ बैठा है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए इस राशि का स्वामी कौन है। तो इसका स्वामी है बुध। एक्चुअली सर वो उनको लिस्ट चाहिए होगी वो जिसमें कि कौन से नंबर पे कौन सा नंबर कौन सी राशि को इंडिकेट करता है, उसका स्वामी कौन है। ओके, मैं ये भी डाल दूंगा। हाँ वो इसीलिए कंफ्यूज होती है वो, बाकी कुछ। ठीक है, इसका स्वामी बुध होता है। तो हमने कनेक्टिविटी उठाने के लिए लिया बुध को। ये बुध देखिए ये बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। तो आपने बस ये देखना है कि बुध किस हाउस में बैठा है। जिस हाउस में बैठा है वैसे रिजल्ट देगा। तो ये फाइनेंस का हाउस है, तो ये इसमें बैठा है तो ये फाइनेंस देगा। क्लियर? जी सर। सूर्य के साथ बैठा है और मैंने कहा था बुध जिसके साथ बैठता है वैसा बन जाता है। तो बुध सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य क्या करेगा? मैलेफिक कंडीशन, क्रूअल कंडीशन देगा, यानी उसको परेशान करेगा लेकिन समय से पैसा दे देगा। ठीक है? ठीक है। बुध और अगर यही वाला हाँ 6 8 12 नहीं 4 8 12 था ना, 6 8 12 6 8 12 में अगर चला जाता तो फिर हम क्या करते? तो फिर रिजल्ट नहीं मिलते। फिर हम इसको मना कर देते कि उसमें पैसे मत लगाओ। मतलब फिर उसको कैसे इनकम आती? नहीं, इनकम के लिए नहीं देख रहे। मैंने बोला ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। अच्छा, तो शेयर मार्केट कौन? नहीं सर। देखिए ये व्यक्ति हमारे पास आया, इसने पूछा मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, क्या मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगा के फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसने ठीक है। तो मैंने पहले मुहूर्त बनाया। मुहूर्त ये कह रहा है 60% प्रॉफिट है, 40% प्रॉफिट नहीं है। अच्छा ठीक है। मैंने उसको बोल दिया भैया आपको 60% तक प्रॉफिट होगा। वो कहता कोई बात नहीं, मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है ना, आप आगे बताओ। तो मैंने फिर यहाँ से कनेक्शन उठाया, उसकी जन्म कुंडली ली, स्वामी देखा सेकंड हाउस में बैठा। सेकंड हाउस पैसे का घर होता है, तो ये कह रहा है कि पैसा आएगा। लेकिन शेयर मार्केट से आएगा ये कैसे पता चलेगा? हमने शेयर मार्केट तो बात ही नहीं करी। उसने कहा मुझे शेयर में पैसा लगाना है, मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके 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 ठीक है ठीक है। पैसा मिलेगा, डजंट मैटर वो कहाँ पे पैसा लगा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। उसको प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो सूर्य बैठा है तो परेशानियों के साथ आएगा, शनि बैठा है तो देर से आएगा, पर पैसा आएगा। ठीक है, बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो सर ये दूसरे घर में है क्योंकि वो पैसे का घर है तो इसलिए वो पैसा आएगा, लेकिन अगर ये चौथे घर में या 5वें घर में होता
पांचवा घर जो आपका अफेयर का, रोमांस का, वाफा चीजों का है, तो जी। उसमें कैसे पता चलता है? उसमें उसका क्या मतलब होता है? उसमें जो उसकी परसेंटेज होती थी वो गिर जाती, वहां पे हम उनकी कनेक्टिविटी देखते कि उसके साथ और कौन से घर बैठे हुए हैं। जैसे मैंने बताया था, बुध मोस्टली अकेला नहीं होता, कोई ना कोई साथ में ही बैठा होता है इसके। जी। वो जो साथ बैठता है वो उसको इन्फ्लुएंस कर देता है। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर हमारा जवाब ये तो नहीं होता कि पैसा आएगा, करेक्ट? हाँ, फिर हम ये नहीं कहते, फिर हम उसके हिसाब से देखते कि उसके साथ बैठा हुआ प्लेनेट उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। जैसा बिहेव करेगा वैसा पैसा देगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ओके। ठीक है, अगर 6 से 12 में चला जाता तो हम ये कह देते भैया तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा। नहीं, लेकिन अगर वो तो दूसरे के अलावा किसी में भी होता तो हम यही कहते ना कि श्योर शॉट नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ, देखिए इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप पहले लिख लीजिए तो आपकी कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी। जी। दूसरा घर, पांचवा घर, 9वां घर, 11वां घर और 12वां घर, ये पैसों के घर हैं। इन घरों से पैसा आता है। कौन सा सर? 9वां, सॉरी, दूसरा, दूसरा, पांचवा, पांचवा, 9वां, 9वां, 11वां, 11वां, 12वां। 12वां एक्सपेंस का था ना सर? जी जी जी, इससे भी पैसा आता है ना, इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है ये। ओके। इन घरों से पैसा देखा जाता है। दूसरे घर से 60 to 70% पैसा आता है। ओके। दूसरा, पांचवा, 9वां, 11वां, 12वां। ठीक है, आपका जो सेकंड हाउस है ये 60 से 70% पैसा देता है। जो 11th हाउस है ये 20 to 30% पैसा देता है। यानी ये दो हाउस हैं जो पैसा देते हैं। क्लियर? राइट सर। जी सर। अभी ये जो 12th हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस, ये 11th के साथ मिक्सचर रहते हैं, मिले जुले रहते हैं, ये मिला जुला पैसा देते हैं, इसको मिला के पैसा देते हैं। क्लियर? जी Yes, सर। sir. यानी एक तरफ सेकंड हाउस अकेला है और एक तरफ ये पांचों हाउस है, तो सेकंड हाउस की पावर ज्यादा हो गई। Yes, sir. तो बुध जो है सेकंड हाउस में बैठ गया तो पैसा देगा। हम्म। कितना देगा? 60-70%। हम्म। और मुहूर्त में भी वही चीज आई थी, तो हम ये कह सकते हैं भाई तेरे को प्रॉफिट तो होगा, पर थोड़ी हम्म। परेशानी आएंगी, पर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो व्यक्ति और का पैसा परेशानी- जा सकता है या नहीं? परेशानी इसलिए आएगी क्योंकि सूर्य और शनि वहां बैठे हैं। जी। राइट सर। ठीक है। हम्म। हाँ, अब यही बुध अगर 5th हाउस में आता तो पैसा आता या नहीं आता? आता। कम आता। कम आता। जी, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है? पहला रूल तो हमने ये चेक कर लिया, दूसरा रूल क्या कहता है? हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं जमीन में पैसा लगाऊंगा, क्या मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जमीन अब चौथा घर है ना, सुख, प्रॉपर्टी, जमीन चौथा घर है। ओके। तो हम चौथे घर को नहीं देखेंगे, हम घर यही लेंगे, दूसरा, पांचवा, 9वां, 11वां, 12वां। उसने कहा मैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊंगा, क्या मुझे पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो हमने सेकंड घर में देखा, बुध बैठा हुआ है, सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ है, पैसा तो आएगा पर परेशानियों के साथ आएगा। प्रिडिक्शन सेम रहेगी, प्रिडिक्शन नहीं बदलती। ठीक है। अच्छा, तो वो जमीन में पैसा लगाऊंगा या शेयर मार्केट में लगाऊंगा या कहाँ लगाऊंगा, उससे कोई मतलब? उससे कोई, देखिए हम तो पैसा आने की बात कर रहे हैं, हमने तो ये बात ही नहीं करनी कि कहां से आ रहा है। जी। कोई कहता है मुझे दहेज से मिलेगा, तो 8वां घर एक्टिवेट हो गया। जी। पर हमने तो इसकी बात नहीं करनी ना, हमने तो 2, 5, 9, 11, 12 देखने हैं। जी। ज्योतिष में हजारों सूत्र जो बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं। यदि आप किसी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास, आपने कहा जी मुझे दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो 8वां घर पकड़ लेगा, जी। दूसरा घर पकड़ेगा, 11वां घर पकड़ेगा और प्रेडिक्शन करेगा ये मिल सकता है। लेकिन जब आप फिक्स सूत्रों पे चलेंगे, आपके पास आंसर केवल यस नो में आएंगे। नहीं सर, तो कंफ्यूजन है ना। अगर मान लो ये जो हमारा जमीन वाला जो घर है, चौथा घर, अगर चौथे घर में हमें फेवरेबल कंडीशन नहीं है जमीन के हिसाब से, लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं होगा कि जमीन के थ्रू नहीं आएगा बट पैसा आएगा कहीं और से आएगा? देखिए जमीन के थ्रू ही पैसा आएगा, लेकिन वहां पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब यहां देखिए बुध बैठा हुआ है जी। और यहाँ पे राशि कौन सी है? बुध की। जी। अब तो पैसा आएगा ना। हाँ। हाँ, अब अगर दहेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ राशि बैठी हुई है शनि की। हाँ।
बुध के साथ शनि बैठा है तो मित्र संबंध बना लिया और मित्र के घर में है, मित्र के साथ बैठा है और मित्र का घर है तो भी पैसा आएगा। वो आपको एक ही इंडिकेशन से बहुत सारे सूत्र क्लियर हो जाते हैं। ये इस तरीके की थ्योरम बनी हुई है। ओके ओके। आपने सिर्फ वही देखना है जो मैं बता रहा हूं। अगर आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड अच्छी कंडीशन में बैठा है तो पैसा देगा, डजंट मैटर वो पैसा कहां से आएगा। ओके, बस इतना सही है। और दूसरा सूत्र ये कहता है कि जैसे आपने पूछा जमीन खरीदने बेचने पे आएगा या मकान बनाने पे आएगा। मकान बनाना, डेवलपमेंट करना आपका एक मूवमेंट वाला काम है, जबकि जमीन खरीदना या मकान खरीदना एक स्थिर काम है। तो अगर यहाँ पे स्थिर लग्न बनता है, स्थिर लग्न कौन कौन से होते हैं? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। अगर स्थिर लग्न आते हैं तो बना बनाया मकान खरीदना प्रॉफिट देगा लंबे समय में। और यदि वो मकान बना रहा है तो मकान बनाना वेल में आएगा, क्योंकि वो उस समय चला रहा है काम को। या चर वाले में आप काउंट करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो राशि बनेगी वो बुध के हिसाब से मैच करती है नहीं करती, वो देख के आप बता सकते हैं कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। सर सर जैसे ये जो बुध आपने कहा अच्छा ग्रह है इसलिए वो सेकंड में जाएगा, या हमें लगन से पता चल गया अगर बुध है तो? अगर जैसे गुरु हो गया तो गुरु तो क्रूड में ही मानते हैं हम। देखिए गुरु क्रूर नहीं होता, गुरु सौम्य होता है। बुध जिसके साथ बैठता है वैसा बन जाता है। तो बुध सूर्य और शनि के साथ बैठा हुआ है, बुध मैलेफिक है, खराब है, पर पैसा फिर भी देगा आपको। अच्छा, पैसा क्यों देगा? क्योंकि दूसरे घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे मैलेफिक प्लेनेट होने के बाद भी बुध आपको पैसा दे रहा है। अच्छा। तो सर जैसे गुरु है तो गुरु सौम्य है, बट फल तो मतलब वो बुद्धि का वैसे मतलब आप जैसे ज्ञानी प्लेनेट है, बट वो जाता है तो वो हेल्प तो नहीं करता फिर, अगर वो होता है तो? हाँ वो हेल्प नहीं करता, लेकिन आप अब रूल से भटक गए हैं। मैंने आपको कहा है इसके अंदर हम फिक्स रूल्स पे चलेंगे। जैसे मुहूर्त में फिक्स रूल थे, लिखा है माना है तो मानेंगे, नहीं लिखा तो नहीं मानेंगे। ऐसे इसमें फिक्स रूल है कि जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा जिस कंडीशन में होगा हमने उसी का रिजल्ट लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह 12 लिखा होता तो मेरे को लिखना नहीं आता। इसमें किसी को पता है पेन कैसे यूज करते हैं? तो शायद उससे थोड़ी सहूलियत मिल जाए। किसी को इसमें पेन यूज करना आता है? सर एक क्वेश्चन है सर, ये लगन हम कहाँ से देखेंगे? अपनी जन्म कुंडली का या गोचर का? कुंडली। सर इसकी जगह अगर ये 3 की जगह 5 होता तो क्या बता रहे थे आप? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मेरे को ना एक्चुअली इसमें पेन चलाना नहीं आता। अगर ये पेन में कन्वर्ट हो जाए तो मैं लिख के दिखा सकता हूँ। इसमें कहीं ऑप्शन दिख भी नहीं रहा। टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा इसमें। सर नहीं आ रहा इसमें टेक्स्ट ऑप्शन, नहीं है। चलिए हम यहाँ पे 5 मान लेते हैं। अब 5 किसकी राशि है? तो 5वीं राशि सूर्य की राशि है। सूर्य किस घर में बैठा है? सूर्य दूसरे घर में। पैसा देगा? हाँ जी। यस सर। पैसा देगा। ठीक है। क्यों देगा? क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा है। दूसरी कंडीशन, सूर्य किसके साथ बैठा है? बुध के साथ। बुध वैसे ही नकल करता है, सूर्य अगर पैसा दे रहा है तो बुध और पैसा देगा। शनि बैठा है, डिले से देगा, तो पैसा डबल होकर मिलेगा, ये कहा जा सकता है, ज्यादा होकर मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर से मिलेगा। क्लियर? राइट सर। हाँ। अब मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा होता। 12 नंबर किसकी राशि है? मीन राशि। मीन राशि। मीन कहाँ बैठा है? गुरु के साथ। सॉरी, मीन राशि होती है गुरु की। गुरु बैठा है 4th हाउस में। 4th हाउस में गुरु है, शुक्र के साथ बैठा है, लग्जरी के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है। आपको क्या लगता है पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। क्या है सर? सॉरी, सवाल वापस कीजिए। यहाँ पे 12 नंबर की राशि होती है। करेक्ट। और 12 नंबर का स्वामी गुरु चौथे घर में, प्रॉपर्टी के घर में बैठा होता, लग्जरी के साथ बैठा होता, केतु के साथ बैठा होता, क्या पैसा आता या नहीं आता? आता सर। आता, मदर से भी आता, बहुत आता। सर उसको नहीं मतलब पहले से ही पैसा नहीं आता।
क्यों? केतु की वजह से नहीं, हमारा मैंने आपको बताया फिक्स रूल है, दूसरे घर से पैसा आएगा, 5वें से आएगा, 9वें से आएगा, 11वें से आएगा, 12वें से आएगा, इसके अलावा किसी घर से पैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ लगन बैठेगा तो आएगा। जी ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हो इस व्यक्ति के पास पहले से पैसा होगा, जबकि वो मतलब अच्छे घर में पैदा होगा ये। बिल्कुल, सवाल वो ये लेके आया है कि मैं इस पे पैसा लगाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ। तो जब दूसरे घर में, 5वें घर में, 8वें 9वें घर में, 11वें और 12वें घर में संबंध ही नहीं है, तो पैसा आने के चांसेस हैं? नहीं है, नहीं। पैसा नहीं आएगा। ये सिंपल सा प्रिडिक्शन बनता है। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है बीच में। हाँ जी बोलिए। सर जैसे अभी यहाँ पे गुरु बताया आपने 4th हाउस में बैठा है लगन लॉर्ड, सर फिर इनकी दृष्टि तो जा रही है ना, 12th पे भी जा रही है। इस समय हम सिर्फ प्लेसमेंट देख रहे हैं, एस्पेक्ट नहीं देख रहे। पहले प्लेसमेंट तो क्लियर हो जाए। जी सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर एक सवाल, अगर जैसे आपने 12वां हाउस लिया कि उसमें गुरु का है, ऐसे ही अगर वो 9वें घर का हो, लगन में ही बैठा हो गुरु, तो फिर अगर गुरु लग्न में बैठा हो तो लग्न क्या दूसरे 9वें हाउस तो 9वें हाउस में ही बैठा है ना, 9वें का गुरु ही होता है। देखिए 9वीं के राशि का स्वामी अपनी राशि में बैठा है, आप ऐसे बोलेंगे। अच्छा, अब वो बैठा है लगन में, मैंने क्या बोला आपको, पैसा कहाँ से आएगा? 2, 5, 9, 11, 12, तो क्या एक नंबर इसमें काउंट किया हमने? नहीं, पैसा आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है यहाँ तक? हाँ जी सर। जी हाँ। सर आपका कहने का मतलब है जिस किसी का भी अगर इनमें नहीं हो तो उनके पास पैसा नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति हमारे पास आता है और वो ये पूछता है कि मैं फला काम करने जा रहा हूँ, क्या मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है चंचल जी? जी सर। उसके पास पहले से पैसा हो सकता है, भविष्य में उसके पास पैसा आ सकता है, पर जिस बात को लेके उसने सवाल किया उसमें पैसा नहीं आएगा। आप ध्यान कीजिए, हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी करंट पोजीशन में क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उस बारे में बात हो रही है। तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस काम में वो पैसा हाथ डालेगा उसमें उसको नुकसान होगा, ये इंडिकेशन ये दे रहा है। अगर गुरु के है, अभी वाले में तो नहीं ना? हाँ जी, अगर जैसे उन्होंने बोला गुरु 9 वाले में है तो ना? हाँ जी, हाँ ठीक है। क्योंकि 9 लगन में है ना, इसलिए वो दूसरा देखेगा, 5वां 11वां। नहीं, अभी हम सिर्फ प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। एस्पेक्ट पे जब आएंगे तो एस्पेक्ट के अनुसार हम बोल सकते हैं कि हाँ उसमें कुछ आराम मिल जाएगा। ठीक है, मगर क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उस लगन का स्वामी 9 है और वो उसी घर में बैठा है, तो इसलिए वो नहीं देगा। जी, बैठा वो प्रॉपर्टी के घर में हुआ है। इस व्यक्ति के पास पहले से प्रॉपर्टी हो सकती है, पहले से पैसा हो सकता है, पर जिस काम के लिए वो पूछने आया है उसमें उसको पैसा नहीं मिलेगा, ये कहा जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन हमको निकालनी होती है इसके अंदर। ठीक है, सर जैसे आपने बताया हाउस 2, 5, 9 और 11 और 12 ये पैसे के लिए होते हैं। हाँ जी, इसको पैसे के लिए पैसे का हाउस बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे कन्या लग्न की कुंडली है, मान लीजिए 6 नंबर है वहां पर, 6 नंबर की और कन्या लग्न का जो स्वामी है वो होता है बुध, और बुध का हो गया 5 नंबर, तो 5 नंबर में अगर बुध बैठा है तब क्या होगा? पैसा आएगा। अच्छा, जब बुध का ही घर है 5 नंबर, 5 नंबर में बैठा है, 5 नंबर से लिंक कर रहे हैं हाउस में मनी। हाँ, मनी से हो रहा है, पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेकंड हाउस 60 to 70% बेनिफिट देता है, और बाकी 11th और बाकी हाउसेस मिलके 20 to 30% बेनिफिट देते हैं। तो व्यक्ति को जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो कम होगी, ये कहा जाएगा। यानी वो जितनी मेहनत करेगा उसको जितना मुनाफा मैक्सिमम मिलना चाहिए वो ना मिलके मिनिमम मिलेगा। अच्छा, यानी सेकंड हाउस, अगर सेकंड हाउस में शनि बैठा है तो वो फिर पैसा कम आएगा, मतलब जी कम आएगा। सर ये बात रिपीट कर रहे हो सर, सेकंड हाउस को 60 to 70% रिजल्ट मिलता है। अगर किसी का कोई लगन का स्वामी सेकंड हाउस में चला जाए तो 60 to 70% उसको रिजल्ट मिलेंगे, पैसा आएगा। यानी वो जितना काम करेगा, उसने 10 रुपए का काम किया, 17-18 रुपए प्रॉफिट होगा उसको। और वहीं अगर 2, 5, 9, 11, 12 में चला जाए तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है
तो वो 12-13 रुपए तक रह जाएगी। सर 50-60%। हाँ 60-70% सेकंड हाउस, और 11th अप टू 30%, 20 to 30%, और 11th में बाकी हाउसेस को काउंट कर लिया जाता है। जी सर। ठीक है जी सर। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर हम स्थिर काम कर रहे हैं तो स्थिर लग्न होना चाहिए, यदि हम चलने वाला काम कर रहे हैं तो चलने वाला लग्न होना चाहिए। लग्न दो होते हैं, स्थिर और चर। पहला लग्न मेष राशि चर लग्न, दूसरा वृषभ राशि स्थिर लग्न, और तीसरा मिथुन राशि डुअलिटी, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, स्थिर के भी और चर के भी। इसी तरीके से आप आगे की ओर काउंट करेंगे। कर्क राशि चर लग्न, सिंह राशि स्थिर लग्न, तुला राशि डुअलिटी। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से स्थिर घर हैं, कौन से चर घर हैं, सॉरी कौन सी स्थिर राशि है, कौन सी चर राशि है, और कौन सी डुअलिटी की राशि है। तो जो भी राशि इस घर में बैठेगी वो प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए। अगर कोई कहता है मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो स्थिर लग्न होना चाहिए, कोई कहता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है कम समय के लिए तो चर लग्न होना चाहिए। इस तरीके से जब आप आंसर निकालेंगे तो उसमें आपकी सटीकता ज्यादा होगी और आप इजीली आंसर दे पाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? जैसे अभी आप एक बार दोबारा बता देंगे, जैसे मेष राशि है वो चर लग्न है, मेष और वृषभ फिर वृषभ स्थिर है, स्थिर है, फिर ड्यूअल है, डुअल फिर है। तुला फिर से ऐसे ही चर हो गया। जी जी अच्छा, फिर चर, धनु का इसका मतलब फिर से ड्यूअल हो गई। हाँ जी डुअल हो गई वो। ओके, अब जैसे हमसे किसी ने प्रश्न पूछा तो हमने अभी देखा कि अभी की प्रश्न कुंडली में कौन सा लगन चल रहा है। जी तो अगर चर लगन चल रहा है तो इसका मतलब जो है आंसर जो है, नहीं, ये आप D1 से निकाल रहे हैं। ये D1 स्थिर होती है, बाय बर्थ कुंडली होती है। अभी गोचर के अब बात नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। स्थिर पे ही आप तो निकाल रहे हैं। मतलब अगर उसका लगन जो है वो स्थिर वाला है। हाँ भाई प्रश्न के अच्छा, ऊपर है ना। अगर उसने पूछा मेरे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और लंबे समय के लिए करना है तो स्थिर लग्न होना चाहिए, हाँ 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 और हाँ। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है तो चर लग्न होना चाहिए। अगर डुअलिटी आ गई तो 50-50% है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हम उसे बोल सकते हैं कि भैया सावधानी रखियो या मत करियो। मतलब इसका ये है कि अगर कभी भी हमारे पास मिथुन लगन का आएगा और वो कभी भी हमसे ये पूछेगा कि मेरे को काम करना है, मैं बिजनेस शुरू कर दूं, तो उसके आंसर यही रहेंगे कि हमेशा तुम्हारा 50-50 रहेगा। नहीं, अब मान लीजिए बुध यहाँ से बैठा हुआ है 7th हाउस में। ओके, बुध यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ की जगह 7th हाउस में होता तो कौन सी राशि के अंडर आ गया? 9th राशि के। हाँ जी। क्या 7 नंबर प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। नहीं सर, वो पूछ रहे हैं कि अब हमें बर्थ चार्ट से देखना है, प्रश्न कुंडली से देखना है? बर्थ चार्ट से। मेरे को सर अभी क्लियर, जैसे सपोज मिथुन, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो अगर वो राशि लग्न में स्थिर नहीं है तो कभी भी उसके लिए स्थिर में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नहीं वो हाँ जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसको क्या करना है, अपनी चीजों को इस हिसाब से मेंटेन करना है कि वो चलते फिरते चीजों में इन्वेस्ट करता रहे, तो वो उसे प्रॉफिटेबिलिटी देती रहेगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन बनती है। लेकिन इसको मैंने आपको बताया था, ये जो चार्ट होता है ये आपको अप टू 70% रिजल्ट देता है। गोचर चार्ट तब रिजल्ट देता है जब वो एक्टिवेट होता है। तो मान लीजिए जैसे ये आपकी कुंडली घूमती हुई 9 नंबर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे जाएगा ना वो। नहीं मेरे को नहीं क्लियर हुआ। पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने होंगे, फिर जब तक बेसिक क्लियर नहीं है ये एडवांस में चला जा रहा है। हाँ, अगर हाँ बोलिए। मिथुन लगन में ही मतलब बुध 12th हाउस में हो मंगल के साथ, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं, अगर हाँ आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं पहले अभी ये देखूंगा कि मुहूर्त मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मुहूर्त 50-60 का बेनिफिट दे रहा है, 60% का, तो आपका सवाल आपको बेनिफिट दे सकता है। कितना प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट होगा अप टू 12% तक का, 12-13% तक का। अब इसको हम कैसे कहेंगे, आपने मान लीजिए 100 रुपए लगाए तो आपको 112 रुपए का प्रॉफिट, 120 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, बस इतना।
उस हिसाब से अगर हम बात करें तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी नहीं है। यही क्वेश्चन अगर आपने शॉर्ट टर्म में पूछा होता, आंसर सेम होता, तो ये ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, रूल्स फिक्स है, हमें सिर्फ उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है, रूल को हम नहीं छेड़ेंगे। इसको हम मतलब हाँ जी, नेटल चार्ट से देखेंगे या प्रश्न कुंडली से देखेंगे? पहले आपने नेटल चार्ट देखना है। नेटल चार्ट आपको 70% के आंसर देगा, बाकी जो बचा हुआ 30% है वो आप ट्रांजिट से देखेंगे। सर इसका मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर जैसे कर्क लगन का कोई भी इंसान आपके पास आएगा तो उसको जो भी पैसा मिलेगा वो चलती फिरती चीजों से मिलेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसको बहुत फायदा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बुध यहाँ बैठा है, मान लीजिए बुध यहाँ पे 8वें हाउस में आता और वो मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो कहते हैं जी मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं पहले ही क्या कहता, मैं कहता 8वें हाउस में पैसा इन्वेस्टमेंट करो, लॉस हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब जो बुध है वो यहाँ बैठा होता 7वें घर में, 7वें घर में, तो फिर मैं यहाँ से कंडीशन देखता कि बुध किसके साथ बैठा हुआ है, किसकी राशि के साथ बैठा हुआ है, तो मैं फिर उसी हिसाब से आंसर दूंगा। तो आंसर हमारे बदलते रहेंगे, एक जैसे आंसर कभी नहीं बनते। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर, ठीक है। अगर प्रश्न वो ये कर रहा है कि मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई मैटर नहीं करता किस काम से मिलेगा, वो चोरी करे, डकैती डाले, मेहनत करे, रिक्शा चलाए या फिर बिजनेस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, जुआ खेले, घोड़े की रेस में लगाए, कहीं से भी अगर उस लग्न की कनेक्टिविटी दूसरे घर से, 5वें घर से, 9वें घर से, 11वें घर से, 12वें घर से बन रही है नेटल चार्ट में, तो हम कहेंगे भैया तेरे को 70% का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और अगर नेटल चार्ट में कंडीशन इन घरों में नहीं आ रही, नेटल चार्ट में कंडीशन बन रही है 6, 8, 12 को छोड़ के, सॉरी 12 तो हमने काउंट किया हुआ है, 6, 8 को छोड़ के, सपोज कीजिए 4th हाउस में, तो ऐसे केस में हम ये क्या करेंगे कि हम फिर ट्रांजिट देखेंगे कि ट्रांजिट में कहाँ पे है। जहां ट्रांजिट में होगा अगर वो 2, 5, 9, 11, 12 में आया तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी अप टू 30%। ओके ओके ओके। तो जो ये लोग बहुत बहुत अमीर होते हैं तो इनका यही होता है कि इनका जो वो होता है वो बैठा ही 2nd हाउस के अंदर होता है। आप चेक कर सकते हैं, अधिकतर बुध उनका 2nd हाउस में मिलेगा आपको। ओके। ठीक है, और बुध अगर 2nd हाउस में नहीं होगा तो कनेक्टिविटी 2nd हाउस से होगी बुध की, बुध फिर 8th हाउस में बैठा होगा। अच्छा सर आप 2nd हाउस वो बुध क्यों ले रहे हो सर? बुध मैंने इसलिए लिया है, बुध आपका बुद्धि का कारक, व्यापार का कारक है और व्यापार में पैसा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं सर अभी तक तो आप लगन की बात कर रहे थे ना सर, इसलिए इसमें आप लगन भी ले सकते हैं, इसके हम कारक ग्रह के रूप में बुध को भी लेते हैं, जुपिटर, बुध। हम आगे चले तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा अभी कैसे कैसे है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं। ये फिक्स लॉ है, आप इन लॉ से बाहर जाके नहीं बोलेंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन था, तुला लगन में शुक्र अगर 7th में हो तो इंसान अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकता है, कमर्शियल या मतलब फ्लैट वगैरह परचेज कर सकता है? यहाँ पे मुहूर्त देखना पड़ेगा, मुहूर्त क्या कह रहा है। मुहूर्त 60% पे इंडिकेट कर रहा था, मुहूर्त 60% इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी 7 नंबर की राशि है आपकी, वो कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 7th हाउस में। 7th हाउस में बैठा हुआ है। क्या 7th इसमें आता है प्रॉफिटेबिलिटी में? नहीं आ रहा, नहीं आता। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो घट गई, आपको जो प्रॉफिट होगा वो कम प्रॉफिट होगा। ठीक, अब हम देखेंगे गोचर में, अगर गोचर इन घरों में बैठा हुआ होगा तब तो ठीक है, अगर गोचर इन घरों में बैठा हुआ नहीं होगा, शुक्र दूसरे घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में, अगर गोचर में भी शुक्र नहीं हुआ तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा प्रॉपर्टी बेचने खरीदने में। अच्छा, मतलब उसको खरीदनी नहीं चाहिए, मतलब अगर वो कोई परचेज करना चाहे तो? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहे हैं तब तो ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए तुला लग्न है, तुला लग्न वैसे ही बैलेंसिंग का है। आप अगर प्रॉपर्टी इस समय परचेज करते हैं, इस समय प्रश्न आपने जो पूछा है, इस समय परचेज करने का समय नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि ये ग्रह की स्थिति शनि अपने स्थान को बदल के आगे दूसरी राशि में नहीं चला जाता, क्योंकि सबसे आखिर में शनि बदलता है, तो उसके बाद पूरी कुंडली बदल जाती है। तब आप दोबारा ये प्रश्न करके प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। हमेशा समय एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। ठीक है सर। शनि तो फिर 2.5 साल तक रहेगा सर यहाँ तो।
सर किसी मेरी स्थिति में मेरी एक मैक्सिमम रिक्वेस्ट थी कैसा है? सर। हाँ जी सर मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि शायद अगर हो सके पॉसिबल तो आप 2 क्लासेस इन सब की ले लीजिए, क्योंकि बेसिक एक बार क्लियर होना चाहिए, और फिर ये एडवांस पार्ट के लिए थोड़ा सा सेकंड क्लास ले लीजिए ताकि बेसिक क्लियर हो जाए सबको। सर, अगर बेसिक मैंने अपनी तरफ से पूरा करा दिया है। नहीं आपने करा दिया सर, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा वो नहीं हो पाएगा क्लियर, तो फिर ये कंफ्यूज ही रहेंगे और फिर फायदा नहीं रहेगा ये कोर्स करने की, वो वाली चीजें। बाकी तो आप सब तो समझ जाएंगे, लेकिन क्या है सर, ये चर राशि डुअल राशि एक बार इनको बाय हैंड हो जाएंगी तो ठीक रहेगा सर। चलिए, बाकी आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे, आप जैसा पढ़ा रहे अच्छा है। आप कह रहे हैं मैं दोबारा करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारी क्लास भी बहुत पीछे चल रही है, तो मैं आपको ना नोट्स भेज दूंगा, आप नोट्स एक बार स्टडी कर लीजिएगा। सर ये तो इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा ना सर, बेसिक के लिए अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा, सर। क्योंकि इतना कवर कर हाँ रहे ये सर आपने तो फाइनेंस के लिए बोला था, बेसिक तो आपने क्लियर करवा दिया है, वो तो इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा नोट्स से। मैं तो फाइनेंस की ये क्लास है, तो मैं तो फाइनेंस क्लियर कर रहा था। सर वो तभी होगा क्लियर। आप एक काम कीजिए प्लीज, मेरा एक थोड़ी रिक्वेस्ट है, आज आप इनको ये करा दीजिए और बाकी एक दिन छोड़कर ट्यूसडे को फिर आप इनका पूरा वो ले लीजिए, ताकि फिर समझ में आए ना सर, वो बातें की बात है, वो तो सब चीजें रहेंगी, लेकिन फाइनेंशियली पूरे आप ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स भी पढ़ लेंगे ना सर एक बार। चलिए ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है, मैं फिर अब ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं आज सिर्फ आपको यही कराऊंगा। 5 फाइनेंशियल हाउसेज हैं ये, जो आपका फर्स्ट पेज है जिसपे 60% लिखा हुआ है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं आपको। इसमें 2 कंडीशन बनी है। पहली कंडीशन ये है कि लग्न के स्वामी को हम देखेंगे ये कहाँ बैठा हुआ है, क्या वो फेवरेबल हाउसेज हैं, अगर हैं तो ये रिजल्ट देगा, अगर ये फेवरेबल हाउसेज नहीं है तो रिजल्ट कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये मान के चलेंगे। क्लियर? और उसको जो क्लियर करेगा वो गोचर करेगा कि रिजल्ट मिल भी रहे हैं या नहीं मिलेंगे। कम शब्द मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाया कि 70% तो इसने बता दिया कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और बाकी जो है 30% वो हमें 11th हाउस बताएगा। ये था प्लेसमेंट का। इसी तरीके से हम इनकी दृष्टियां भी देखते हैं। बाई चांस बुध अगर 8th हाउस में बैठा होता तो हम पहले छूटते ही कह देते कि भैया पैसा नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। यहां से ये एस्पेक्ट डाल रहा होता 2nd हाउस पे, और अगर इस पे किसी ग्रह की नजर पड़ जाती जो 2nd हाउस से कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में बुध 2nd हाउस के रिजल्ट देना चालू कर देगा। ठीक है? चलिए, थोड़ा थोड़ा हम बेसिक कर रहे हैं, एडवांस क्लास नेक्स्ट संडे फिर रख लेंगे। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर, थैंक यू। तो बीच में आपको वो भी मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आ चाहिए, ये मैंने आपको फर्स्ट हाउस की कंडीशन बताई है। अब हम बात करेंगे हाउस लॉर्ड की कंडीशन की, जिसमें आपका 10% रिजल्ट छुपा होता है। तो हमारे कौन कौन से हाउस थे? हमारा हाउस था हमारा हाउस था 2nd, 5th, 9th, 12th, 11th और 12th। ये 5 हाउसेस थे। तो जो इनके लॉर्ड है वो भी हमें कुछ हद तक कुछ देने का काम करेंगे। अब 2nd हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा बैठा है 6ठे घर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जो है हमें बेनिफिट नहीं देगा। क्लियर? नहीं समझ आया सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल नहीं, ये एक बार रिपीट करो आप। देखिए, हमारे पास घर कौन कौन से थे? दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां। हाँ, इसमें राशि कौन सी लिखी हुई है? ये 4th। 4th राशि किसकी होती है? कर्क। कर्क राशि की। कर्क का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है। हाँ। चंद्रमा बैठा है 6th हाउस में। अच्छा। तो 6th हाउस मैंने बताया था खराब होता है, तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। 70% पैसा उसका यहाँ पे खत्म हो गया। ये 2nd हाउस 70% रिजल्ट देता है ना? जी जी सर, हाँ। तो यहाँ पे राशि का हम 10% ले रहे हैं, तो 10% में से 7% खत्म हो गया है। ये कहा जा सकता है?
बताइए। हाँ जी सर। अब हमारे पास 3% बचा है कि वो 3% हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम देखेंगे 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, शुक्र। क्या ये दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें या 12वें घर में बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ? नहीं। ये भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एक सेकंड सर, एक सेकंड। 5th हाउस आया जैसे जहाँ पे अभी लिखा हुआ 1 2 3 4 5, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो 7वीं होगी तुला राशि, उसका लॉर्ड हो गया शुक्र। अच्छा ठीक है। हाउस में हम तो 2 5 9 11 की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में। 4th हाउस में, ठीक है। तो वो उसका तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब 2 5 9 11 12 में बैठे होंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमने ली 11th राशि। 11th राशि किसकी है? शनि की। जी। शनि बैठा है इस हाउस में, रिजल्ट सेकंड हाउस में आएगा। अब देखिए, ज्योतिष के नियमों के अनुसार अगर आप चलते तो शुक्र 4थे हाउस में प्रॉपर्टी का सुख दिखा रहा है। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा होगा नुकसान होगा, तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना फायदा होगा। अभी तक सब चीजें नाना निकल रही हैं, यहाँ पे शनि ने थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, जबकि ये एक मैलेफिक प्लेनेट है। हाँ जी। ठीक है, तो मैलेफिक होने के बावजूद भी ये बेनिफिट देगा, यहाँ पे इस हाउस के बेनिफिट देगा, सेकंड हाउस के, 9th यानी कि शनि से, यानी कि प्रॉपर्टी जिसको फायदा होगा। जी। ओके, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी ये बना सकता है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं बना सकता। इसे ईमानदारी के पैसे से प्रॉपर्टी बनानी होगी या विदेशी पैसे से प्रॉपर्टी बनानी होगी, तो ये बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। और कितनी बड़ी? एक नॉर्मल मकान बना पाएगा बस। ठीक है। अब आते हैं पहली राशि, सॉरी 11वीं राशि। राशि स्वामी मेष, सॉरी राशि मेष, राशि स्वामी मंगल 11th हाउस में बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी बना पाएगा? पैसा बने मिलेगा नहीं मिलेगा? कम मिलेगा जी मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? यस सर, मिलेगा। हाँ, कम क्यों मिलेगा? क्योंकि 11th हाउस का टूल प्लैनेट है, में ही काम कर रहे हैं। उसके बाद 12th हाउस का स्वामी है 2 नंबर। 2 नंबर किसकी होती है? शुक्र की। शुक्र बैठा है 4th हाउस में। तो कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप 30% में अगर हम 5 हिस्से करें तो 6% का प्रॉफिट हुआ, तो इसको 12% का प्रॉफिट दिखा रहा है ये। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भैया जब तू ये काम करेगा तो तुझे बहुत नॉमिनल फायदा होगा। अब ये व्यक्ति अगर ये पूछता है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ रहने के पर्पज से नहीं, बेचने के पर्पज से, तो क्या आप उसे सलाह देंगे इस काम को करने की? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन अगर वो कहता है शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो बिल्कुल लगा ले। क्लियर? दो चीजें क्लियर हुई, एक हाउस और एक हाउस लॉर्ड। ऐसे ही हम इसमें इन्फ्लुएंस को काउंट करते हैं, जिसमें हम प्लेसमेंट भी लेते हैं और जिसमें हम एस्पेक्ट भी लेते हैं। अभी आपको प्लेसमेंट क्लियर नहीं है इसलिए मैं एस्पेक्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन एस्पेक्ट भी लिया जाता है। हो सकता है, अब जैसे यहां देखिए बुध बैठा हुआ है, सॉरी लगन का स्वामी बुध है, हम भाव से ले रहे थे, बुध स्वामी यहां बैठा हुआ है दूसरे घर में, तो कंडीशन अच्छी बना दी। जब मैं लॉर्ड की बात करूंगा, लॉर्ड यहां बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। देखिए वृश्चिक राशि होती है 8th राशि। यस सर। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है जो 11th में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा रिजल्ट देगा या नहीं देगा? तो चंद्रमा की दशा में जब मंगल की अंतरदशा चलेगी तो ये प्रॉफिटेबिलिटी देगा। ये हो गया आपका दृष्टि का एस्पेक्ट। इसने अपनी पोजीशन ये तो फिर उसका हुआ ना सर, जहां प्लेनेट बैठा उसके लॉर्ड को चेक करना है। जी। तो लेकिन आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये एडवांस में जाके ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पहले बेसिक क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से क्लास रखेंगे। इस हफ्ते आप लोग थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। मैं सर एक क्वेश्चन है सर, अगर जी बोलिए सर, एक क्वेश्चन है, जैसे दृष्टि एक तो ये होती है कि चंद्रमा की 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, या एक दृष्टि है जैसे भी आपने बताया कि चंद्रमा जिस राशि, सेकंड का लॉर्ड जिस राशि में बैठा है, 8 नंबर राशि में बैठा है, हाँ, तो हम उसके लॉर्ड को ले। हाँ, दोनों में से कंसेप्ट कौन सा लेना है? दोनों लेने हैं आपने। जब आप एस्पेक्ट ले रहे हैं तो एस्पेक्ट लेंगे, और जब आप ऐसे देखेंगे तो ये भी देखना होता है।
इसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी। सर दोनों देखने हैं मतलब? दोनों देखने हैं। तो चंद्रमा की 12वीं दृष्टि तो आपने सर बताई बस नहीं, मंगल आपने की तो दृष्टि नहीं देखनी। नहीं, चंद्रमा की 12वीं दृष्टि नहीं है पारुल जी। चंद्रमा बैठा हुआ है, देखो मैंने बोला था राशि कपड़े होते हैं, चंद्रमा मंगल के कपड़ों में बैठा हुआ है, तो मंगल का रिजल्ट देगा या नहीं देगा? देगा, थोड़ा सा देगा ना। हाँ यहाँ पे मंगल जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, हाँ तो चंद्रमा मंगल के रिजल्ट देगा, थोड़े से देगा। ठीक है, ओके। सर ऐसे कह सकते हैं अब हम इसमें कि हम मतलब एडवांस में बोले तो सर्विस के द्वारा इनको पैसे मिल सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो हो गया वो आपका ज्योतिष में चला गया, फाइनेंशियल में नहीं जाएगा। फाइनेंशियल में आपके सारे सूत्र जो हैं वो स्थिर हैं, हाँ ये सर। आप छेड़ नहीं सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसी भी घर में कोई भी ग्रह बैठा के देख लो, लेकिन जब तक आप इनसे कनेक्टिविटी नहीं बनाओगे 2, 5, 9, 11, 12 तब तक वो रिजल्ट नहीं देंगे। और कहीं और वो दिखा रहे होंगे कि फायदा हो रहा है और इसके अंदर हो सकता है नुकसान दे रहे हो, कहीं दिखा रहे हो नुकसान है लेकिन इसके अंदर फायदा दे रहे हो, तो ये जो कहेगी वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये सर बनी हमें ही प्रोफेशन तो फिर तक बाद प्रोफेशन वाली करना पड़ेगा ना कि किस प्रोफेशन से आएगा। नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको ऐसा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपके प्रश्न पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप आए मेरे पास आए, आपने कहा मैं दवा का काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, मुहूर्त देखूंगा कि मुहूर्त आपको कितना फेवर कर रहा है। एक तरह की आपकी प्रश्न कुंडली बनी। ठीक है चंचल जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। एक तरह से आपकी प्रश्न कुंडली बन गई। वो मुहूर्त ने बोला कि मुहूर्त आपके फेवर में है, से फिर आप उसकी तुलना जो है अपने नेटल चार्ट के साथ करेंगे कि नेटल चार्ट में क्या कंडीशंस लगी हुई है। नेटल चार्ट आपको 70% रिजल्ट दे देगा। उस रिजल्ट की इंटेंसिटी कितनी रहेगी, उसका नेचर क्या रहेगा, वो आपको गोचर बताएगा। तो अगर आपको लगन चार्ट क्लियर नहीं हो रहा तो गोचर जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर किसी को आज तक अभी तक जो पढ़ाया है अगर नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, केवल आज का जो हमने पढ़ा है अभी। ये ड्यूअल का क्या नेचर होता है? ड्यूअल का नेचर दोनों तरफ होता है। सर मुझे एक कंसेप्ट नहीं समझ आया सर ये वाला। एक मिनट चंचल जी, आप बोलिए क्या बोल रहे थे, आपका क्लियर हुआ? ड्यूअल, हाँ ड्यूअल का मैं पूछ रहा था, ड्यूअल में क्या नेचर होता है, मतलब ड्यूअल का दोनों? ड्यूअल का मतलब दोनों तरफ होता है, अच्छा भी रिजल्ट रखता है, बुरा भी रखता है। हमारी जो राशियां हैं उनका जैसे मैंने आपको बताया वो चर भी है और स्थिर भी है। तो ड्यूअल का मतलब ये हुआ उसमें चर की क्वालिटीज, आधी चर की क्वालिटीज है, आधी स्थिर की क्वालिटीज। नहीं तो उसको हम कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे कि ये दोनों नेचर है इसकी, मतलब दोनों है नेचर इसके? दोनों नेचर मान जाते हो, वो जिन ग्रहों के साथ बैठता है, जिनसे देखा जाता है, उसके अनुसार फल देगा। जैसे अगर हम बात कर ले पहली राशि मेष की बात कर ले, मेष का हो गया आपके अकॉर्डिंगली चर। हाँ जी, इसी तरह से चलता है ना, चर स्थिर और ड्यूअल, फिर चर स्थिर ड्यूअल जी। अब मान लीजिए आप बिजनेस डालने जा रहे हैं, शॉप डाल रहे हैं, हाँ। शॉप आपकी स्थिर है या चर है? शॉप अगर डालें तो शॉप तो स्थिर है। शॉप स्थिर है। अगर आप चर लग्न में शॉप लेंगे तो वो शॉप आपकी बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, वहां पे काम नहीं चलेगा। चर में क्या आ जाएगा? चर में जो समय करने के काम होते हैं, जैसे नेटवर्किंग हो गई, काउंसलिंग हो गई, दुकानदारी हो गई, दुकानदारी जो आप कर रहे हैं तो वो हो गया। तो ये बेसिकली मुहूर्त में जाता है। तो जब भी आप कोई शुभ काम करते हैं तो आप पहले पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कब डालूं, कौन सी तारीख को डालूं, तो वो देख के बताते हैं कि भाई ये समय अच्छा है, उस समय डाल दो। तो वो मुहूर्त का सेक्शन है। अच्छा, तो जैसे आप शेयर मार्केट का अगर एग्जांपल ले रहे थे तो ये चर नेचर हो गया ना जी। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर होता, 3 लिखा है ना, या 1 होता? कहाँ पर? ये लगन में, ये 3 नंबर लिखा है ना? हाँ हाँ 3, यहाँ पर 1 नंबर होता। नंबर होता
और ये व्यक्ति कहता है मुझे मकान बनाना है, तो हम उसे मना करते हैं कि भैया मकान बनाने के लिए समय अच्छा नहीं है। अच्छा, और अगर वो कहता है मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो ये समय अच्छा है। ओके। अब यहाँ पे 2 नंबर होता, वो कहता मुझे मकान बनाना है, हम कहते बिल्कुल बना ले। अच्छा, वो स्थिर हो गया, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ड्वेल होता, तो हमें ड्वेल को कंडीशन वाइज देखना होता है कि वो किन के साथ बैठा हुआ है। शनि बहुत धीमा प्लेनेट है, सूर्य एग्रेसिव प्लेनेट है, और बुध, क्योंकि बुध इसका स्वामी है ड्युअलिटी का, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये इस जगह पर मकान बनाएगा, जहां पे भी वो बनाना चाह रहा है वो मकान बनाएगा, वो मकान उसे दूनी रात चौगनी तरक्की देगा। अच्छा, और सेकंड हाउस में अगर कोई खाली हो, कुछ ना हो? सेकंड हाउस अगर खाली है तो सेकंड हाउस में देख रहे होंगे, उनके एस्पेक्ट्स को लेकर हम काउंट करेंगे, दृष्टि को लेकर। तो दैट मींस वो 5 9 वो 5 9 11 आप वो बात कर रहे हैं? नहीं, दृष्टि तो हमारी थी, सातवीं दृष्टि की होती है। जैसे अगर इसी में मान लीजिए सेकंड हाउस में खाली है, उस केस में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे, कोई भी प्लैनेट बताइए जो प्लेस का, उसी से ले लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट से, जैसे एरिस वाला तो फर्स्ट हाउस में तो एरिस हो गया, यानी मेष हो गया। नहीं, उससे नहीं लेंगे, आप ग्रह देखेंगे कौन सा ग्रह इससे संबंध बना रहा है इस घर से। जैसे कोई ग्रह अगर 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो वो 7th एस्पेक्ट से इस घर को देख रहे हैं। एस्पेक्ट करे थे ना हमने? हाँ जी, हाँ जी। तो वो 7th एस्पेक्ट से इस घर को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर से 8वें घर के संबंध बन गए हैं। तो जब भी 8वां घर एक्टिवेटेड होगा, आपके पास पैसा आएगा, ये बताता है। 8वां ग्रह, अच्छा। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है, अब मान लीजिए या अगर माने कोई सा ग्रह, शनि मान लेते हैं, शनि बैठा है तो वो धीरे आएगा। नहीं, धीरे नहीं आएगा, पैसा खूब आएगा, बस एक आ जाएगा। अच्छा, वो शनि डाल रहा है, मेहनत करने के बाद पैसा आएगा, ये कहा जाएगा। मेहनत करने के बाद पैसा आएगा, ये कहा जाएगा। धीरे पैसा आएगा, ये नहीं कहा जाएगा। और मेहनत करेगा तभी पैसा आएगा, तभी तो धीरे धीरे ही हो गया वो, कि मेहनत के पैसे से अपना बनाएगा। अच्छा, ठीक है। नहीं, शनि का आपने बताया था ना कि शनि की जो होता है वो धीरे होता है। हाँ, धीरे होता है, तो धीरे आप के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन आगे प्रेडिक्शन और भी होती है। अब आप किसी को ये बताएंगे धीरे पैसा आएगा, वो मैच नहीं करता ना। आप ये कहेंगे जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। ओके। अब यही शनि अगर 12th हाउस में बैठा होता, तो एक तो 12th हाउस फाइनेंस का हाउस है, पैसा आएगा, और उसका थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, तीसरी दृष्टि बनाई थी, तो इसका मतलब पैसा आएगा। ये घर भी पैसे का है, ये घर भी पैसे का हो गया, पैसा आएगा ना। अच्छा, इसी में अगर जैसे आप बुध को हम कह रहे थे, लिंक कर रहे थे, तो अगर इस 12th हाउस में बुध बैठा है तो वहां पर वो है नहीं, फिर पैसा कम आता या विदेश से आता, क्योंकि यह हाउस विदेश का भी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का भी है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आता, तो पैसा कब आता? देर से आता, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इससे बन रही होती, शनि से। ओके। सर, हाँ जी सर अभी ना जैसे 8th हाउस में मेरा शुक्र बैठा और वो 11th का लॉर्ड है। हाँ, तो सर अभी आपने जैसे बोला कि 8th हाउस एक्टिवेट होगा, अभी मेरी मून की दशा चल रही है, तो 8th हाउस का लॉर्ड मून है, तो शुक्र पैसा देगा, इसका मतलब सेकंड हाउस से कनेक्टिविटी बना रहा है। बिल्कुल देगा, लेकिन इसके साथ साथ दिक्कतें भी देगा। हाँ, ये कोई चीज किसी को ओवरकम नहीं करती, दिक्कत किसको देगा? मुझे देगा या मदर को देगा? 12th हाउस को देगा। सर 12th हाउस को क्यों? 12th हाउस अपने से 12th हाउस को दिक्कत देगा, हस्बैंड को दिक्कत देगा ये। सर मतलब नहीं समझे, अपने से 12th मतलब कि 8th से 12th? 8th से 12th हाउस को देगा, यानी हस्बैंड के हाउस को देगा। ओके सर। हस्बैंड तो की तबीयत तो खराब चल रही है अभी 2-3 दिन से। शुक्र के कारण चल रही है, तो शुक्र का जब आप उपाय करेंगे तो हस्बैंड की तबीयत में सुधार आ जाएगा। यस सर। ठीक है जी। चलिए, आज हम लोग फिर क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट संडे को हम सुबह 10 बजे से क्लास रखेंगे, और बीच में मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के रूप में ये भेज दूंगा, आप उनकी स्टडी करके रखिएगा। देन सैटरडे को तो मेरी क्लास होती है। संडे को 1 घंटे की रिवीजन
क्लास रखेंगे तो 11 बजे से मैं ये करा दूंगा आप लोगों को। सर अभी इसमें मेरा एक क्वेश्चन और रह गया सर, अभी आपने जैसे बोला कि इन हाउसों से हमें पैसा मिलता है और सर हमें गोचर भी देखना है, अगर हम गोचर देख के पॉजिटिव गोचर आ रहा है तो हम उनको बोल सकते हैं पैसा आएगा, कोई भी काम करे तो जी। तो सर जैसे हम कुंडली में देखते हैं कि उसको नौकरी का घर एक्टिवेट है या प्रोफेशन है या बिजनेस है, क्या कर सकता है, तो सर फिर तब नहीं देखना, वो डायरेक्ट उनको बोलते किसी भी बिजनेस से पैसा आ जाएगा। देखिए गोचर में आ रहा है, अगर वो जन्म कुंडली में ये चली जाएगी बाहर, प्लीज म्यूट। चंचल तो जी इसकी टोकरी मंगा लो, टोकरी में डाल दो इसको फिर पहले। अनीता जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चंचल जी यस सर। देखिए अगर जन्म कुंडली में प्रॉमिस नहीं है जी। तो गोचर में कुछ भी आ रहा हो रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं सर वो नहीं कह रही मैं, जैसे आपने कहा कोई भी हमारे पास पर्सन लेके आता है। जी जी मैं पूरी कंडीशन बता रहा हूँ आपको। जी जी। आपने पहले नेटल चार्ट देखना है, अगर उसमें प्रॉमिस नहीं है तो गोचर कुछ भी कहता रहे कोई रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर लग्न चार्ट में प्रॉमिस है और गोचर उसको इंडिकेट कर रहा है तो प्रॉमिस को वो पूरा करेगा। कितना करेगा? 30% तक। ठीक है जी जी। हाँ जी ओके सर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट संडे मिलते हैं। सर हेलो हाँ जी जी बोलिए। हाँ स्नेह सर शर्मा मैं जी ये आप कह कुछ रहा हूँ कह रहे जैसे थे? ये राशि और इनके स्वामी और नंबर की राशि, उनका भी एक चार्ट आप कह रहे थे ना भेजने की, सर वो भी प्लीज भेज दीजिएगा ताकि वो समझ में आ पाए हमारे, उससे हाँ मैं भेज दूंगा। उससे हेल्प हो जाएगी सर हमारी। जी जी मैं भेज दूंगा, आज और कल तो मेरे पास टाइम नहीं है, जी परसों तक मैं भेज दूंगा। जी सर, जी सर। एसएस जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी सर ये पूछ मैं कुछ कि जैसे माइनस लिखा होता है किसी का उसको छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं है, तो माइनस उसका का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, वो वेस्टर्न टेक्निक्स हैं, उनको नहीं लेना। ठीक है। और कोई सवाल? सर मैंने भी अपना चार्ट चेक भी कर लिया सर, आपके जो आपने अभी तक बताया है ना 100% करेक्ट है। देखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी थ्योरम है और थ्योरम कभी गलत नहीं होती, बशर्ते आप उसको एज इट इज यूज करते चले जाओ। इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको बेसिक्स क्लियर होते ये बहुत जल्दी समझ आती। मुहूर्त देखा आपने कितनी जल्दी खत्म हुआ, कि उसमें हाँ है ना है, हाँ है ना है, इसमें 2 कंडीशन लगी हुई है। ये 2 कंडीशन अगर आपको समझ आ गई तो कॉन्सेप्ट खत्म। सर मैं एक कुंडली देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बताता हूँ। जैसे फर्स्ट हाउस में ही वो है, फर्स्ट हाउस के फर्स्ट की लगन की है कुंडली। अच्छा फर्स्ट हाउस ये ठीक है। ठीक है। और इधर सेकंड थर्ड में कोई ग्रह नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में। चाहिए देखिए आप आगे चल रहे हैं। फर्स्ट हाउस में पहली राशि है मेष राशि। जी। मंगल कौन से घर में बैठा है? क्या दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में बैठा है? अगर बैठा है तो पैसा देगा। मंगल 12वें में बैठा है, ठीक है। 12वें ग्रह में 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल बुध और शुक्र। हमने मंगल को देखना है, हमने फर्स्ट हाउस की बात करी है ना, मंगल को देखना है। अच्छा मंगल ठीक है। तो मंगल आपको पैसा दे रहा है तो आपको पैसा आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? अगर सेकंड हाउस में होता अप टू 60-70% होता। ओके। क्योंकि ये इसमें नहीं है, ये बैठा है 11th हाउस के पैटर्न पे, तो ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा अप टू 20-30%। ठीक है। आप विदेश में जाके पैसा कमाएंगे या दूसरे कल्चर के लोगों से पैसा कमाएंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, पैसा उतना नहीं मिलेगा, तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बने रहेंगे। क्राइसिस नहीं कहूंगा, मतलब इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी कि आप उसमें सुख से रह सके। हम सिर्फ आपके काम बोल रहे हैं। नहीं फाइनेंस में आपने बताया अगर 8th नंबर में शनि है। नहीं देखिए आप, मैंने क्या बोला, मैंने कहा लगन का स्वामी जहां बैठेगा उससे कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा लगन का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल है, बिल्कुल ठीक है। मंगल 12वें घर में है। ठीक है।
अगर आप मुझसे ये पूछते कि मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ या मेरे को ये करना है, तो मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो मैं कहता होगा, लेकिन आपको अप टू 12-13% से ले मतलब सॉरी 20 से लेके 30% तक का प्रॉफिट मिलेगा। बस मैं इतना बोलता। हाँ जी, ठीक है। लेकिन इससे पहले मुहूर्त देख के मेरे को ये बताना होता कि मेरे को आपके सवाल का जवाब देना है या नहीं देना। अगर मुहूर्त कहता नहीं देना और मैं आपके सवाल का जवाब देता, तो गलती की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं मुहूर्त के अनुसार चलूंगा, तो यहाँ पे आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्लियर? जी बिल्कुल। हाँ, आज के जो बेसिक्स है मैं ये क्लासेस भेज दूंगा, इन बेसिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको रिटर्न में कुछ नोट्स भेजूंगा, उनको स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट संडे मैं एक सिंगल क्लास में 1 घंटे की क्लास में आपको जो बेसिक मैंने भेजे होंगे उनको क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी पे आ जाएंगे। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के सूत्र बिल्कुल फिक्स हैं, इनको हमने बदलना नहीं है। अगर हम बदलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि भाई मंगल शनि वहां बैठा है, हमने कुछ नहीं देखना, जहां मंगल बैठा है बस मंगल उठाया और उसी के अकॉर्डिंग हमने डिसीजन ले लिया। ठीक है, ऐसे फिक्स रूल्स पे हमने काम करना है। ओके सर। सर मेरी एक प्रार्थना है सबसे कि ना अपनी अपनी कुंडली डालना, ताकि हम इस पे रिसर्च करें सब ग्रुप में। हाँ, अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए। मैं अगली बार आप ही लोगों की कुंडली के थ्रू उठाने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं सर, ग्रुप में ही हम लोग अपने जितना आपने सिखाया उसका डिस्कस करेंगे, तो हमारे को पक्का हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी अच्छा है। आपके पास सारे आ चुके हैं, आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। सर एक बार ये बताइए, महाविद्या का जो आपने पेज दिया ये कैसे कैसे काम आएगा? सर ये सब बात की बातें हैं, पहले बेसिक तो क्लियर करिए। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा, सॉरी, आप एस्ट्रोलॉजी में है ना आप? जी 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 जी। सर हम जो इसके रिजल्ट निकालते हैं ना, फाइनल रिजल्ट जो निकालेंगे, उसमें हमें रिजल्ट को कैसे पाना है, उसके लिए उपाय के लिए भेजा हुआ है वो। मतलब कोई भी अगर वो मैलेफिक में कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको कैसे हमें बूस्टअप करना? जी, उसे कैसे बूस्टअप करना है और रिजल्ट कैसे लेने हैं। इसमें जो रिजल्ट की परसेंटेज है वो मैक्सिमम अप टू 40 है। ओके। और हमें जो ये नियम अपनाने होते हैं, ये लगभग 60 डेज अपनाने होते हैं, 2 महीने के लिए। 40 to 60 डेज में रिजल्ट मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम सर। जो लोग पहले से एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, नोट्स आपको मिल गए हैं, आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो नेक्स्ट वीक हम लोग इस बारे में बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन आधे घंटे पहले शुरू करूंगा मैं, 9:30 बजे। 9:30 से 10 तक जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जो लोग जानते हैं केवल उनके लिए, वो लोग जुड़ के अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ताकि और अच्छे से आगे जब हम इस पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे बात करें तो क्लियर हो जाए। सेकंड, 10 बजे से 11 बजे का हमारा सेशन रहेगा बेसिक का। मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ, आपने सिर्फ उसको स्टडी करना है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, और जितना याद होगा चीजें उतनी आसानी से क्लियर हो जाएगी। 11 बजे से मैं अपना सेशन शुरू करूंगा और मैक्सिमम 2 बजे तक हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे ऑल।